साल 2015 मुंबई के एक शहर में रोजमर्रा की तरह लोग अपने अपने कामों में लगे थे कि एक सड़क पर वाहनों का आवागमन था और लोग सड़क पार करने के लिए वाहनों के रुकने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक महिला एक कार के सामने आ गई और कार की जोरदार टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। किसी ने पुलिस को फोन किया, तुरंत मौके पर पुलिस भी आ गई और पुलिस ने मौका मुआयना किया। महिला की शिनाख्त करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, परंतु किसी ने भी उस महिला को नहीं पहचाना। पुलिस और स्थानीय लोगों को नहीं मालूम कि यह महिला कौन थी और कहां से आई थी और किस लिए आई थी। लोगों के कथनानुसार ऐसा लग रहा था कि महिला ने आत्महत्या की थी, परंतु पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तभी अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि इस 30-32 वर्षीय महिला को मैं नाम से तो नहीं जानता, परंतु मैंने इसे पास वाले एक अपार्टमेंट में आते जाते देखा है। शायद ये महिला वहां पर घर का काम करती है। पुलिस तुरंत उस महिला का फोटो खींचती और अशोक बनकर की पत्नी को महिला का फोटो दिखाकर पूछताछ करती है और फिर शव की शिनाख्त के लिए दोनों पति पत्नी को मौचरी बुलाया जाता है। दोनों लोग शव की शिनाख्त शांति के रूप में करते हैं और बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों से वह उनके घर का काम करती थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह जलगांव की रहने वाली है और उसके घर में उसकी बूढ़ी मां के सिवा और कोई नहीं है। जिसके बाद पुलिस उसके घर पर खबर देने के लिए पूरा पता लेती है और शुरू होती है इस कहानी की वो दास्तां कि जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस दास्तां को सुनने के बाद आपके सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं इरशाद अली ऑफिशियल चैनल, क्योंकि यह है सच्ची कहानियों से संबंधित। कुछ गलतियां इंसान जानबूझकर करता है और सोचता है कि वक्त के साथ ये गलतियां भुला दी जाएंगी और इसके निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का फल यहीं इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है और एक दिन अचानक अतीत में से कोई गलती निकलकर सबके सामने आ जाती है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। इस कहानी में गलती किसकी थी और किसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला था, यही है आज की हमारी ये सच्ची कहानी। क्योंकि सड़क दुर्घटना में हुई शांति की मौत से कई अध्याय खुले। देखने में तो एक हादसा लग रहा था और चश्मदीदों का भी यही कहना था कि लेकिन इस घटना ने कई राजों को परत दर परत खोलकर रख दिया। सच्ची कहानी को पूरा जानने के लिए अंत तक आपको हमारा ये वीडियो देखना होगा और सतर्क रहना होगा कि कहीं जाने अनजाने ही सही पर आप किसी गलती का शिकार तो नहीं हुए। ये बात है 15 दिसंबर 2015 सुबह 10:30 बजे की। अशोक बनकर के घर 17 वर्षीय साक्षी नामक एक बालिका आती है और अशोक बनकर की पत्नी सुमन बनकर अपने पति से पूछती है कि ये कौन है। वो बताते हैं कि मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले रामू की जान पहचान की है, अनाथ है, घर में छोटे मोटे काम कर लेगी और यहीं पर रहेगी। अशोक बनकर के परिवार में उसकी पत्नी व एक 13 वर्षीय बेटा और उसका 25 वर्षीय साला सुजीत सोलंकी रहता था, जो एक नंबर का आवारा व नशेड़ी युवक था। सुमन अपने पति व रामू सब्जी वाले से साफ कह देती है कि साक्षी उसके यहाँ रात में नहीं रुकेगी, दिन भर काम करेगी और शाम को वह तुम्हारे घर आ जाएगी। और इस बात को तय करके साक्षी बनकर परिवार में काम करने लगती है। एक दिन कमरे में सफाई करते समय सुजीत साक्षी को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर साक्षी किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है और भागकर रामू सब्जी वाले के यहाँ पहुंच जाती है। रामू साक्षी को उदास देखकर उससे पूछता है कि बेटी क्या हुआ। वह कुछ नहीं बताती और गुमसुम बैठी रहती है। रामू साक्षी को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। रामू ये विश्वास दिलाता है यदि अभी कोई परेशानी नहीं, यदि भविष्य में कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। परंतु साक्षी अपने साथ हुई बदतमीजी के बारे में रामू को कुछ नहीं बताती है। एक दिन फिर नशेड़ी सुजीत साक्षी को अकेला पाकर उसके साथ फिर से वही बदतमीजी करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक उसकी बहन सुमन आ जाती है और अपने भाई सुजीत के चंगुल से साक्षी को छुड़ा लेती है।
साथ ही सुजीत के थप्पड़ मारती है। सुमन साक्षी को 10,000 रुपए देती है और इस घटना का जिक्र किसी से ना करने के लिए कहती है। वह कहती है, इस घर में तेरे साथ जो हुआ है ये किसी को ना बताना। और साक्षी किसी से इस घटना का जिक्र नहीं करती। एक दिन सुजीत कॉलोनी में सुनसान रास्ते पर फोन पर बात करता हुआ अचानक जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से हमला किया, जिससे सुजीत बुरी तरह घायल हो गया। उसकी जानकारी पुलिस को मिलती है और पुलिस के सामने सुजीत बताता है कि किसी ने पीछे से हमला किया और पर्स, घड़ी, सोने की चैन, अंगूठी लेकर भाग गया। पुलिस लूट का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की खोज में लग जाती है। स्थानीय थाने का एक एसआई इंस्पेक्टर के बताता है कि ये वही सुजीत है, उसी परिवार का हिस्सा है कि जिस परिवार की नौकरानी शांति ने पिछले दिनों सड़क पर आत्महत्या की थी। और अब शुरू होती है गहनता से जांच पड़ताल। स्थानीय थाना बिकरौली की पुलिस टीम आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सुजीत एक नंबर का आवारा नशेड़ी युवक है और उसने लूट की झूठी घटना दर्ज कराई है। आसपास के लोग बताते हैं कि सुजीत शादीशुदा है, उसके कारनामों के चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करने में उसकी पिटाई भी हो चुकी है। लोगों ने यह भी बताया कि बीते दिनों जिस शांति ने सड़क पर आत्महत्या की थी उसके साथ भी सुजीत का कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा था। ये सब जानकर पुलिस चौंक गई और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पुलिस ने शांति के केस को सड़क दुर्घटना मानकर बंद कर दिया था, उसने उसे फिर से खोल दिया, ये जानने के लिए कि क्या वाकई शांति की मौत एक सड़क दुर्घटना थी या फिर किसी ने उसे गाड़ी के आगे धक्का देकर मारा था। बनकर परिवार में शांति की जगह अब साक्षी ने ले ली थी, लेकिन सुजीत द्वारा उसके द्वारा बदतमीजी किए जाने के बाद भी वो वहां पर क्यों रुकी थी, ये एक सवाल था। और साक्षी हमेशा अखबार में छपी एक खबर की कटिंग जिसमें अशोक बनकर उसकी पत्नी व उसके बेटी की तस्वीर छपी थी उसे अपने पास रखती थी। आखिर क्यों, ये भी एक सवाल था। साक्षी का वर्तमान सवालों से घिरा था। उसके अतीत के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। साक्षी के अतीत के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं मालूम था और आगे क्या होने वाला था, कितना भयावह था, ये आपको इस कहानी के आगे पता चलेगा। एक दिन फिर सुरजीत साक्षी को अकेला पाकर उसे पकड़ लेता है और धमकाता है कि देख मैं तेरे साथ में अब क्या करता हूं। तभी मौके पर उसका भांजा आ जाता है और सुरजीत वहां से चला जाता है। इधर थाना पुलिस की टीम अपनी जांच में साक्षी के रामू सब्जी वाले के घर पर मिलती है और बनकर परिवार के बारे में पूछती है, खासकर सुजीत के बारे में पूछती है कि उसने तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी तो नहीं की। लेकिन साक्षी कुछ भी नहीं बताती और पुलिस वहां से चली जाती है। तभी एसआई इंस्पेक्टर को बताता है कि जांच में कुछ पता नहीं चल पाया। फिर पुलिस मृतक शांति और सुजीत के फोन डिटेल खंगालती है, जिसमें पता चलता है कि शांति की मौत के समय सुजीत वहीं मौजूद था और यह भी पता चलता है कि शांति सुजीत को फोन कर ब्लैकमेल भी कर रही थी। पुलिस की शांति द्वारा सुजीत को करा गया एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि बहुत हुआ आजकल आजकल, यदि शाम तक पैसे नहीं दिए तो पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगी। और फिर पुलिस सुजीत को उठा लेती है। थोड़ी सी सख्ती करने पर सुजीत कबूल कर लेता है कि उसी ने शांति को मारा है, उसी ने शांति को कार के सामने धक्का दिया था। अब शांति की दुर्घटना में हुई मौत का राज खुल गया। ये साफ हो गया कि शांति ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या सुजीत ने की थी। परंतु अभी साक्षी के साथ हुए हादसे की परतें खुलना बाकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन थी साक्षी और कहां से आई थी और क्यों बनकर परिवार में आई थी और वह किसी को कुछ क्यों नहीं बता रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के प्रयासों में लगी थी कि ये और उलझती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि उस दिन ने पुलिस की जांच पड़ताल की दिशा ही बदल दी। यानी 22 दिसंबर 2015 समय शाम 6 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि बनकर परिवार में काम करने वाली साक्षी ने
पंखे लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और साक्षी के शव को फंदे से नीचे उतारा और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बनकर परिवार से पूछा कि जब आपके घर में यह हादसा हुआ तब आप लोग कहां थे। अशोक बनकर ने बताया कि उनका बेटा रोहन कॉलेज में था, पत्नी सुमन मार्केट में थी और मैं अपने ऑफिस में था। सभी लोग एक साथ घर में दाखिल हुए, तभी देखा कि हादसा हो गया। फिर आपको सूचित किया। पुलिस तुरंत सुजीत के पास पहुंचती है और अभी वह लॉकअप में था और उस पर सख्ती कर पूछती है कि क्या तूने साक्षी के साथ मुंह काला किया था, क्योंकि साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई थी, परंतु सुजीत नहीं मानता। अब पुलिस का शक अशोक बनकर और उसके बेटे रोहन पर जाता है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है पर कुछ नहीं निकल पा रहा, पर कुछ निकलकर सामने नहीं आता। पुलिस रामू सब्जी वाले को भी पूछती है जहां साक्षी रहती थी। पुलिस रामू से पूछताछ करती है जहां उसे पता चलता है कि एक बार सुमन बनकर ने उसे 10,000 रुपए दिए थे कि पूरी घटना बताता है। साथ ही पुलिस को बताता है कि 6 साल पहले उसकी साक्षी से मुलाकात उसके गांव में हुई थी और वो मुझे यहाँ मिली। उसने बताया कि वह अपनी माँ के साथ रहती थी, अब वह नहीं रही, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और फिर एक बेसहारा लड़की को मैंने सहारा दिया, फिर काम भी दिलवाया। पुलिस ने सुमन से 10,000 वाली बात की तो उसने कबूल कर लिया और सुजीत से फिर दुष्कर्म के मामले में पूछताछ कर उसने साफ इनकार कर दिया। फिर पुलिस उस पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही, जिसमें यह साफ हो जाता है कि बनकर परिवार सच बोल रहा था। सब एक साथ घर में दाखिल हुए थे, परंतु एक युक्ति अनजान सी सीसीटीवी फुटेज में देखी और फिर उसके बाद उस अनजान युवती की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और इसी जांच पड़ताल के तहत पुलिस कोल्हापुर के कनेड़ी गांव पहुंची जहां साक्षी रहती थी। वहां पता चला कि साक्षी की मां के साथ उसकी बड़ी बहन भी रहती थी, अर्पिता। पुलिस ने मुंबई आकर बनकर परिवार और रामू सब्जी वाले से साक्षी की बड़ी बहन अर्पिता के बारे में पूछताछ की, तब उसने उसकी बड़ी बहन होने से इनकार कर दिया। मुंबई पुलिस ने कोल्हापुर पुलिस से मिलकर छानबीन की तो साक्षी के घर के पास कुएं में साक्षी की मां का शव मिला। अब साक्षी आत्महत्या कर चुकी थी और उसकी बहन अर्पिता गायब थी। अब पुलिस को यह यकीन हो गया कि साक्षी किसी साजिश के तहत 3 महीने पहले बनकर परिवार में दाखिल हुई। अब पुलिस एक तरफ अर्पिता को खोज रही थी तो वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली लड़की की शिनाख्त करने में लगी थी कि आखिर ये कौन थी। पुलिस अब ये भी सोच रही थी कि अर्पिता कहाँ है, क्या वह जिंदा है या फिर अपनी मां और बहन की तरह वह भी मर चुकी थी। आखिर साक्षी का बलात्कार किसने किया और साक्षी की मां को किसने मारा। साक्षी ने आत्महत्या की थी या उसका बलात्कार कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ऐसे कई सवालों को पुलिस को सुलझाना था और आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस कहानी में कई सारे सवाल थे और कई सारे रहस्य जिन पर से अब पर्दा उठने वाला है। और फिर अशोक बनकर की कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है जिसको लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसे मौके पर जाकर उठा लाती है। थाने में लाकर पता चलता है कि वह साक्षी की बड़ी बहन अर्पिता है और सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली भी यही लड़की है। इधर अशोक बनकर भी अब गायब हो जाता है। पुलिस अर्पिता से पूछताछ करती है कि तुमने अपनी छोटी बहन साक्षी को क्यों मारा। वो साक्षी की हत्या करने से साफ इनकार कर देती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को फोन आता है कि बंबई के किसी मार्ग पर लगभग 1:30 बजे अशोक बनकर अपनी कार में खून से लथपथ नहाया हुआ क्षत व्यस्त अवस्था में पड़ा है और 28 दिसंबर 2015 के दिन पुलिस मौके पर पहुंचती है और अशोक बनकर की हालत देख अंदाजा लगाती है कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है और उसे पास के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भेज देती है। होश आने पर पुलिस अशोक बनकर द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट दिखाती है और पूछती है कि ये लेटर तुमने क्यों लिखा और आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया। पुलिस बताती है कि
इस सुसाइड नोट में तुमने लिखा है कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए तुम आत्महत्या कर रहे हो। पुलिस अशोक से पूछती है कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि तुम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। अशोक बताता है कि साक्षी की आत्महत्या करने से 2 दिन पहले उसकी साक्षी से लड़ाई हुई थी। उसने साक्षी को गुस्से में मारा पीटा और कहा कि पता नहीं किसकी औलाद है, पता नहीं तो किसका खून है जो हमारे घर में आ गई। उसने कहा कि जब से साक्षी हमारे घर आई हमारा सुख चैन सभी पर। अशोक बताता है कि वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसने कहा कि यहां से चली जा वरना तुझे नंगा करके मारूंगा। साक्षी ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के जैसी हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बताया कि मैं गुस्से में सब कुछ भूल गया और मैंने साक्षी के साथ दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म करने के बाद साक्षी ने रोते हुए बताया कि वह उसकी सगी बेटी है। उसने बताया कि वह आपको खोजते हुए कोल्हापुर से अपनी बहन अर्पिता के साथ यहां आई थी। उसने ये भी बताया कि मौका मिलने पर आपको बताने के लिए सोचा कि हम दोनों बहनें आपकी बेटी हैं, जिन्हें एक बीमार मां के 7 वर्षों पहले आप छोड़कर काम करने के लिए बंबई चले आए थे और यहां आकर आपने शादी कर ली और फिर पलटकर कभी कोल्हापुर नहीं आए। बीमारी के चलते मां की मौत हो गई और अंतिम संस्कार के लिए हमारे पास पैसे न होने के कारण मां के शव को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद आपकी अखबार में छपी खबर देखी और उस पते के सहारे यहां तक आ गए और आज आपने अपनी ही लाडली बा अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कर्म कर दिया। ये सुन अशोक बनकर पागल सा हो जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वह जिंदगी के ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो जाता है कि जहां उसके सिर पर ना तो आसमान था और ना ही पैरों के नीचे जमीन। ये फिर उसने आत्महत्या करने की ठान ली। पुलिस ने अशोक बनकर को फोटो कोल्हापुर पुलिस को भेजी, जहां स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और बताया कि यह अर्पिता और साक्षी का पिता अशोक है, जो बरसों पहले काम करने शहर गया था और वापस पलटकर नहीं लौटा। इधर अर्पिता ने भी पुलिस को बताया कि उस समय साक्षी बहुत छोटी थी जब 10 साल पहले उसके पिता अशोक बनकर नौकरी के लिए बंबई आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने मेहनत मजदूरी कर बड़ी ही मुश्किल से दोनों बहनों को पाला। उसने बताया कि कई बार उन्हें भूखे रहकर रात दिन गुजारने पड़े थे। उसने बताया कि 2 माह पहले उसकी मां भी निमोनिया के चलते मर गई। उसके पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने मां के शव को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम में यह साफ हो गया कि साक्षी बा अर्पिता की मां की मौत निमोनिया के कारण हुई थी। उसने बताया कि मैं और मेरी बहन अपने पिता को खोजते हुए उस अखबार में छपी खबर के सहारे यहां तक आ गए। मैं अपनी बहन से मिलती थी और अपने पिता को बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, तभी ये सब हो गया। इतना कहकर वो रोने लगी और पुलिस भी इस अद्भुत दिल को हिला देने वाली घटना को लेकर सोच में पड़ गई, जैसे कि आप पड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने अशोक बनकर की अपनी ही बेटी के बलात्कार के लिए और सुजीत को शांति की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया। दोनों इस समय जुडिशियल कस्टडी में हैं। तो अब मैं इरशाद अली आपसे विदा लेता हूं और जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ।